हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। देखिए, हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। अभी हमने अपना कवर किया है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 141 तक। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 142 से स्टार्ट। हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब हर सेक्शन का मैं आपको सिर्फ वही क्लियर कराऊंगी। अपने साथ आप अपना बेयर एक्ट लेके बैठ जाइए, क्योंकि जब भी हम चीजें पढ़ेंगे तो साथ में बेयर एक्ट रखेंगे और हर एक चीज को, हर एक जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी आपको, उसको सेक्शन के आगे लिखना है और इंडेक्स में मार्क करना है। यही हमारी स्ट्रैटेजी रहती है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है आपको ये लेक्चर समझना है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टिपिकल है, इसलिए आपको फर्स्ट लेक्चर से पढ़ना है। धीरे धीरे करके आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 142 किस बारे में बात करता है। देखिए, ये राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक मैंने राजस्थान टेनेंसी एक्ट कह दिया हो, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन 142 से स्टार्ट, जो कि बात करता है सेटलमेंट और रीसेटलमेंट से। ठीक है, अब देखिए, सेटलमेंट और रीसेटलमेंट, इसका मतलब होता है भू प्रबंध अथवा पुनः भू प्रबंध। स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी एरिया अंडर सेटलमेंट और रीसेटलमेंट बाय नोटिफिकेशन। राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को सेटलमेंट या रीसेटलमेंट में शामिल कर सकती है। ठीक है, तो किसको पावर दी गई है? तो अथॉरिटी किसके पास है कि सेटलमेंट एरिया में लाना है उसको रीसेटलमेंट में, तो वो पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अब देखिए, ऑपरेशन कंटिन्यू टिल नोटिफिकेशन इज क्लोज। और ये प्रक्रिया जब तक दूसरी, देखो, अगर एक बार नोटिफाई कर दिया, ठीक है, कि ये एरिया सेटलमेंट और रीसेटलमेंट एरिया को डिक्लेयर कर दिया किसी एरिया को, वो तब तक रहेगा जब तक दोबारा कोई नोटिफिकेशन लाके ये ना कह दिया जाए कि अब ये क्लोज हो गई नोटिफिकेशन। तो ऑपरेशन कंटिन्यू टिल नोटिफिकेशन इज क्लोज। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसको किसके अंडर ले लिया? लैंड सेटलमेंट सर्वे के अंडर ले लिया है, तो जिले में भूमि सेटलमेंट सर्वे शुरू होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है। तो सेटलमेंट ऑपरेशन कौन शुरू कराते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमारा सेक्शन 143, प्रोबेट रिजल्ट्स ऑफ रीसेटलमेंट। पुनः भू प्रबंध के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, बिफोर रीसेटलमेंट forecast of revenue result may be prepared। तो रीसेटलमेंट से पहले संभावित परिणामों का अनुमान तैयार किया जाता है। ठीक है, रीसेटलमेंट से करने से पहले आपको क्या बताना होगा? आपको फोरकास्ट करना होगा कि ये रेवेन्यू रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो वो पूरे प्रिपेयर करने पड़ेंगे आपको। एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड। अब राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया जाएगा कि क्या है, लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड लैंड रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जाएगा बिफोर सेटलमेंट। ठीक है, अब है कंसिडरेशन फॉर रीसेटलमेंट। जब आप रीसेटलमेंट के लिए कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें कंसीडर की जाएंगी? कंसिडरेशन विच शैल डिटरमाइन वेदर रीसेटलमेंट शैल बी मेड। ठीक है, तो वो क्या आधार रहेगा जिससे यह निर्णय किया जाए कि पुनः भू प्रबंध किया जाए या नहीं? वो क्या बेसिस रहेगा? तो देखिए, रेवेन्यू इंक्रीज या डिक्रीज ये देखा जाएगा, डिले का रीजन देखा जाएगा, अनइवन और एक्सेसिव असेसमेंट देखा जाएगा। तो देखिए, जैसे एग्जांपल है, अगर टैक्स बहुत ज्यादा है तो फिर रीसेटलमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर कर बहुत ज्यादा है तो पुनः निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज और डिक्रीज का मामला है, तो रीसेटलमेंट का मुख्य कारण क्या है? अनइवन या फिर कोई अनफेयर असेसमेंट है, इसीलिए हम रीसेटलमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसका सेक्शन 145, सेटलमेंट ऑफिसर। तो देखिए, जो सेटलमेंट ऑफिसर है, भू प्रबंध अधिकारी के बारे में बताया गया है कि जो सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स को भी नियुक्त किया जा सकता है। कौन नियुक्त कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रही है नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 142 शैल अपॉइंट सेटलमेंट ऑफिसर। तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे हैं, और जितने चाहे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अब बात सेक्शन 146 की, ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज टू सेटलमेंट ऑफिसर। अब ये सेक्शन कहता है, व्हेन एनी डिस्ट्रिक्ट इज अंडर सेटलमेंट ऑपरेशन, जब कोई जिला सेटलमेंट ऑपरेशन में है, तो फिर क्या? अब जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, उसकी जो ड्यूटीज है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ मैप, फील्ड बुक्स एंड एनुअल रजिस्टर आर ट्रांसफर टू द सेटलमेंट ऑफिसर। बात समझ आ गई? अब कोई जिला है, अब वो सेटलमेंट ऑपरेशन में आ रहा है, तो अब जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, जिनका काम मैप बनाना था,
फील्ड बुक तैयार करना था, एनुअल रजिस्टर का जो कार्य थे, अब वो क्या है, सेटलमेंट ऑफिसर को ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ आया? अब ये जो ड्यूटीज थी एलआरओ की, अब वो ड्यूटीज को अपने ट्रांसफर कर दिया सेटलमेंट ऑफिसर को। कब कर रहे हैं? जब किसी एरिया को सेटलमेंट ऑपरेशन के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया कि अब ये एरिया जो है सेटलमेंट ऑपरेशन होगा, इस एरिया में डिक्लेयर कर दिया, तो एलआरओ की पावर भी सेटलमेंट ऑफिसर के पास चली गई। तो अब सेटलमेंट ऑफिसर एक्सरसाइज करेंगे वो सारी पावर जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को चैप्टर 6 में दी गई थी। ठीक है, जब कोई जिला सेटलमेंट ऑपरेशन में होता है तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के मैप, फील्ड बुक और एनुअल रजिस्टर के कार्य सेटलमेंट ऑफिसर को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग सेटलमेंट ऑपरेशन हु मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स? सेटलमेंट ऑफिसर। फिर है सेक्शन 147 जो बात करता है रूल्स। ठीक है, तो नियम बनाने की पावर, तो स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर्स इन सेटलमेंट ऑपरेशन। तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेटलमेंट ऑफिसर की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके लिए नियम बनाएगी। तो इसमें भी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी रूल मेकिंग। ठीक है, हु मेक्स रूल फॉर सेटलमेंट ऑपरेशन? स्टेट गवर्नमेंट। फिर है सेक्शन 148 जो बात करता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, जब रेंट रेट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इसका बी पार्ट है लगान की दरें, अब उसमें बात की जा रही है इकोनॉमिक सर्वे की। द सेटलमेंट ऑफिसर कंडक्ट एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ टेनेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब सेटलमेंट ऑफिसर क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट ऑफिसर किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी है, किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी है उसका सर्वे कर रहे हैं, और जिसमें क्या क्या इंक्लूड, क्या क्या फैक्टर्स को वो कंसीडर करेंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी है, ठीक है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ कल्टीवेशन कैसा है, ठीक है, कॉस्ट क्या है कल्टीवेशन की, मार्केट अवेलेबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कितनी है, साइज कितना है होल्डिंग का। ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफिसर किसानों की आर्थिक स्थिति का सर्वे भी करेंगे, जिसमें सिंचाई कितनी, खेती है, क्या लागत लग रही है, बाजार में क्या मार्केट वैल्यू है उसका, कर्ज आदि सब कुछ शामिल है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्यों कंडक्ट किया जा रहा है? टेनेंट्स के लिए किया जा रहा है। ठीक है, सेक्शन 149 फॉर्मेशन ऑफ असेसमेंट सर्कल। अब देखिए जो सेटलमेंट ऑफिसर है ना, वो क्या फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे, वो बनाएंगे असेसमेंट सर्कल्स को बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ लैंड कंडीशन। अब एक जैसे क्षेत्र को मिलाकर असेसमेंट सर्कल बनाया जाएगा, जैसे कि सॉइल एंड कल्टीमेट, जो सॉइल एंड क्लाइमेट है उन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा, पॉपुलेशन देखी जाएगी, लेबर देखा जाएगा, क्रॉप्स देखा जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन, रेंट रेट्स, इस सब कुछ देखा जाएगा, और इन सब को देखते हुए फिर सेटलमेंट ऑफिसर बनाएंगे असेसमेंट सर्कल। ठीक है, और ये देखेंगे सिमिलैरिटी और लैंड कंडीशंस को देख के। ठीक है, तो असेसमेंट सर्कल जो बनाए जा रहे हैं वो किस बेसिस पे बनाए जा रहे हैं? एग्रीकल्चरल और फिजिकल कंडीशंस देख के। सेक्शन 150 सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करता है। विलेजेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सॉइल क्लासेस बाय सेटलमेंट ऑफिसर अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब क्या कर रहे हैं सेटलमेंट ऑफिसर, क्या कर रहे हैं, गांव है उनको डिवाइड कर रहे हैं, किसके बेसिस पे कि कैसी सॉइल है वहां पर। ठीक है, तो जो गांव को मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है, सेक्शन 150 बताता है। तो जो सॉइल क्लासिफिकेशन है वो कौन कर रहे हैं? वो भी सेटलमेंट ऑफिसर कर रहे हैं। फिर है सेक्शन 151 जो कि बात करता है रेंट रेट की। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ रेंट रेट, लगान की दरों का निकाला जाना, कैसे हम रेंट रेट निकालेंगे। तो जो सेटलमेंट ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे सुटेबल रेंट रेट को फॉर ईच सॉइल क्लास इन ईच असेसमेंट सर्कल। ठीक है, तो देखो जितनी ज्यादा अच्छी सॉइल होगी उतना ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, जितनी बेकार सॉइल है उतना कम रेंट आपको पे करना पड़ेगा। तो रेंट रेट को कैसे डिसाइड किया जा रहा है? सॉइल जो है उसको असेस करके। ठीक है, सॉइल को देखकर अच्छी मिट्टी पर अधिक लगान और खराब मिट्टी पर कम लगान तय किया जाएगा। ये नहीं है ना कि जब आप रेंट फिक्स कर रहे हैं तो सारे सॉइल के लिए सेम रेंट लगा दिया। जो लैंड है उस पे कैसी सॉइल है वो भी तो, अगर एक लैंड है जिसपे अच्छी गुणवत्ता की जो है सॉइल नहीं है तो फिर वो कैसे उस पे अच्छी क्रॉप उगा सकता है, तो आप उससे रेंट भी कैसे ज्यादा ले सकते हैं। तो ये सब जो रेंट डिटरमाइन कर रहे हैं ना सेटलमेंट ऑफिसर, वो सॉइल को देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो रेंट रेट्स किस पे डिपेंड होते हैं? सॉइल क्लास पर। ठीक है, फिर 152 बेसिस ऑफ रेंट रेट, लगान की दर जो है उसका आधार क्या है। तो देखिए सेटलमेंट ऑफिसर फेयर रेंट रेट तय करने के लिए पिछले डेटा को ध्यान में रखते हैं। तो क्या बेसिस है? पिछले डेटा को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए मेन फैक्टर
लास्ट 20 ईयर्स का रेंट कलेक्शन देखेंगे, ये जो 20 ईयर्स है इसको मार्क कर लो, ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइसेस देखेंगे, क्रॉप देखेंगे, ईल्ड देखेंगे, वैल्यू देखेंगे प्रोड्यूस की, कल्टीवेशन में कितना कॉस्ट लग रहा है वो देखेंगे, खाली जमीन है वो देखेंगे कितनी खाली है, और रेमिशन एंड सस्पेंशन अगर कुछ है उसको कंसीडर किया जाएगा, प्रीवियस सेटलमेंट रेट देखे जाएंगे, और एडजॉइनिंग एरियाज के जो रेट है उसके साथ लगे हुए एरियाज उनके क्या रेट चल रहे हैं, इन सब को क्या किया जाएगा, ये सब क्या है मेन फैक्टर है, कंसीडर किया जाएगा जब रेंट रेट तय किए जाएंगे। और देखिए रेंट रेट शुड नॉट एक्सीड 1/6 ऑफ द वैल्यू प्रोड्यूस। तो सेटलमेंट ऑफिसर पिछले 20 साल के रेंट, फसल, कीमत, खर्च आदि देकर फेयर रेंट रेट तय करते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखना, रेंट रेट किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 1/6 ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस, ठीक है। तो रेंट रेट आर जनरली बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फिर तो ये जो भी चीज इसमें से कोई भी ऑप्शन होगा आपको वो याद रखना है। मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट रेट, अब देखिए सेक्शन 153 ये कहता है कि क्या जो ये लगान दरें हैं, ठीक है, तो उनका उनमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनको संशोधित किया जा सकता है। तो सेटलमेंट ऑफिसर यह भी तय करता है कि रेंट रेट पूरे विलेज पर लागू होंगे या किसी सॉइल पर मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफिसर ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यह तय किया जाता है कि जो रेट है यूनिफॉर्म होगा या अलग अलग मिट्टी के अनुसार बदलेगा। तो फिर रेंट रेट को हम चेंज भी करेंगे, सॉइल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ना, पूरा यूनिफॉर्मली लागू करना है, पूरे गांव पे सेम रेट लागू करना है, ये भी सेटलमेंट ऑफिसर तय कर रहा है। या फिर वो ये देख रहा है कि जैसे जैसी मिट्टी है उस हिसाब से अब हम रेंट रेट तय करेंगे, तो ये काम भी सेटलमेंट ऑफिसर कर रहा है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट रेट इज डिसाइडेड, कौन किसके द्वारा डिसाइड किया जा रहा है रेंट रेट को, सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा। फिर है सेक्शन 154 मैटर टू बी डिटरमाइंड। तो सेटलमेंट ऑफिसर और क्या चीजें तय कर रहे हैं, तो रेंट एक बार में भरोगे या किस्तों में भरोगे ये भी तय कर सकते हैं, कितनी किस्तें होंगी अगर किस्तों में भर रहे हो ये भी तय कर सकते हैं, पेमेंट की डेट्स, ठीक है, कब पे करना है, इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो ये सब कौन डिटरमाइन कर रहा है, सेटलमेंट ऑफिसर। लगान एक बार में या कई किस्तों में देना है यह भी तय किया जाता है, विच इज डिसाइडेड अंडर सेक्शन 154। तो 154 के अंदर क्या डिसाइड किया जा रहा है, रेंट पेमेंट का सिस्टम, ठीक है। 155 में 154 में क्या डिसाइड किया जा रहा है, रेंट पेमेंट का सिस्टम भी बताया जा रहा है। फिर उसके बाद है सेक्शन 155। देखो जैसे मैंने आपको 154 बोला ना तो काफी बड़ा है, जस्ट बता दिए ये ही लिखा है, ठीक है। तो फिर है हमारा सेक्शन 155 पब्लिकेशन ऑफ प्रपोजल। सेटलमेंट ऑफिसर रेंट रेट के प्रपोजल पब्लिक करता है, ठीक है। अब जो रेंट रेट आ रहे हैं ना, जो रेंट सेटलमेंट ऑफिसर ने जो रेंट रेट्स तय किए हैं, अब इसके जो प्रपोजल्स है वो पब्लिक करेगा, मतलब पब्लिक के सामने रखेंगे। स्टेप क्या है, अब प्रपोजल को पब्लिश किया जाएगा इन रेंट रेट को। अब कोई भी ऑब्जेक्शन कोई रेज करना चाहता है तो उस ऑब्जेक्शन को इनवाइट किया जाएगा, फिर जो ऑब्जेक्शन है उनको कंसिडर किया जाएगा, फिर रिवाइज किया जाएगा उस प्रपोजल को, फिर सबमिट किया जाएगा सेटलमेंट कमिश्नर को। तो सेटलमेंट ऑफिसर रेंट रेट तय कर रहा है, सारा काम जब हो गया है, प्रपोजल पब्लिश कर दिया है, ऑब्जेक्शन आ गए, ऑब्जेक्शन को कंसीडर कर दिया, अब रिवाइज प्रपोजल आया है, ये सब चीजें करने के बाद अब जब पूरा काम हो गया तब सेटलमेंट कमिश्नर को सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो पहले प्रस्ताव पब्लिक किए जा रहे हैं, फिर ऑब्जेक्शन लेकर फाइनल किया जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन ऑन रेंट प्रपोजल आर कंसीडर्ड बाय सेटलमेंट ऑफिसर। फिर सेक्शन 156 सैंक्शन ऑफ प्रपोजल। जब सेटलमेंट कमिश्नर ये स्क्रूटनी करते हैं जो सेटलमेंट ऑफिसर ने भेजे हैं रेंट रेट को, पूरा ऑब्जेक्शन वगैरह इनवाइट होने के बाद, कंसीडर करने के बाद, अब बोर्ड एग्जामिन करेंगे। सेटलमेंट कमिश्नर पूरी स्क्रूटनी कर ली, अब क्या है, बोर्ड एग्जामिन करेंगे, बोर्ड रिकमेंडेशन देंगे, और अब स्टेट गवर्नमेंट फाइनल सैंक्शन दे रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, अब उसको अप्रूव करना चाहे तो अप्रूव कर सकती है, वापस इंक्वायरी के लिए भी भेज सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है, रिटर्न भी कर सकती है कि दोबारा देखो इसको, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है। तो फाइनल रेंट रेट तो कौन तय कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है अप्रूव रेट, ठीक है। तो अंत में स्टेट गवर्नमेंट रेंट रेट को अप्रूव करती है। तो इसका एमसीक्यू क्या है, फाइनल अप्रूवल कौन कर रहा है रेंट रेट का, वो कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, सेटलमेंट ऑफिसर, उसके बाद सेटलमेंट कमिश्नर, उसके बाद हमारे आ गए बोर्ड, और फिर है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हमारा सेक्शन 157। देखिए जो 157 है ये सेक्शन, एक्चुअली ये डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट से, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर आपको समझ आ रहा है, चीजें समझ आ रही है, तो वीडियो को
शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और एक अच्छा कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है, क्योंकि अगर आप जब तक इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मेरे ये जो पढ़ाने का तरीका है ये आप तक पहुंच भी रहा है या नहीं। तो जो भी स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो से एक स्टूडेंट को भी समझ आ रहा है ना, तो आप प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कीजिए ताकि मुझे इस बात का एक्नॉलेजमेंट हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।